नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी के इस डिस्कशन में स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई व सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। बायोलॉजी के इस सेगमेंट में आज हम आपके समक्ष एड्स से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आखिर एड्स क्या होता है, वह किस तरीके से फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, जानेंगे इसके बारे में बहुत कुछ। सो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा अल्पता न्यूनता संलक्षण। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। आखिर एड्स क्या है? इससे पहले हम डिस्कस किए WBCs के बारे में कि किस तरीके से हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जिससे हमारा शरीर विभिन्न तरीके की बीमारियों से लड़ता है। लेकिन जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन बीमारियों के प्रति सुवेद्य हो जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है, तो ऐसे में संक्रमण से लड़ नहीं पाता है और हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो ऐसे में उनमें से एक रोग है एड्स। एड्स जो है, इसका पहला रोगी जून 1981 में न्यूयॉर्क में पाया गया था और यह जो व्यक्ति था एक समलैंगिक पुरुष था और एक ड्रग व्यसनी भी था, क्योंकि इसके प्रारंभिक सभी रोगी समलैंगिक पुरुष थे। इसलिए इस रोग को गे रिलेटेड इम्यून डिफिशियंसी का नाम दे दिया गया। यानी सबसे पहले जब यह रोग निकल कर आया 1981 में न्यूयॉर्क शहर में, तो उस समय इस रोग से ग्रसित सभी व्यक्ति गे थे, समलैंगिक थे। इसलिए इसे गे रिलेटेड इम्यून डिफिशियंसी का नाम दिया गया। लेकिन बाद में पाया गया कि यह रोग एज, सेक्स डिटर्मिनेशन में डिफरेंस नहीं मानता, इसलिए यह नाम अपर्याप्त हो गया। और आगे चलकर फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रैंकोइस बेरे स्न्यूजी लक मॉन्टिंगर ने इस रोग के कारक की पहचान की और इस रोग के कारक के रूप में एक वायरस के रूप में पहचान की। तब इसे लिम्फो एडनोपैथी एसोसिएटेड वायरस का नाम दिया गया। लेकिन भारत में एड्स के प्रारंभिक रोगी चेन्नई के 10 वेश्याओं के समूह, यानी जो चेन्नई शहर है भारत का तमिलनाडु में, वहाँ पर 10 फीमेल सेक्स वर्कर के रूप में पाया गया। बाद में अमेरिकन वैज्ञानिक रॉबर्ट गैलो पोविक ने इस वायरस की खोज स्वतंत्रतापूर्वक की और इसे HTLV 3 ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 3 का नाम दिया। 1986 में वायरस का नामकरण करने वाली एक जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है ने इस वायरस को HIV नाम प्रदान किया। जो एड्स रोग है, जिस कारक की वजह से होता है, तो उस कारक को 1986 में अंतर्राष्ट्रीय कमेटी जो वायरस का नामकरण करती है ने इसे HIV नाम प्रदान किया। तो HIV वायरस क्या है?
HIV को लेंटिवायरस समूह में रखा जाता है। आखिर लेंटिवायरस क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं वायरस क्या है। वायरस ये जब कभी सजीव कोशिका के इतर कहीं अगर पड़े हुए हैं तो ये तब तक कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे ना तो कोई रिएक्शन करती हैं और ना ही इनकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ही होती है। अगर वायरस हैं तो ये जहाँ कहीं पड़े हैं वैसे ही पड़े रहेंगे, ना तो इनमें श्वसन होगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, ना तो ये अपने संख्यात्मक मान को ही बढ़ा पाएंगे। लेकिन जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तुरंत ही ये अपने संख्यात्मक मान को बढ़ा देते हैं। यानी जीवित कोशिका की जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, उपापचयी क्रियाएं, जैविक उपापचयी क्रियाओं का प्रयोग करते हुए अपने संख्यात्मक मान को बढ़ाती हैं और इस कोशिका के केंद्रक पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती हैं। और जैसे ही केंद्रक पर अपना कंट्रोल स्थापित करती हैं, धीरे धीरे ये पूरी कोशिका पर कंट्रोल कर लेती हैं और जब ये कंट्रोल कर लेती हैं तो ये अपने अनुसार ये वायरस की प्रतियां बनाते हुए चले जाते हैं और संपूर्ण कोशिका इनके नियंत्रण में आ जाती हैं। तो ये होते हैं वायरस। तो HIV एक प्रकार का वायरस है जिसे लेंटी वायरस के नाम से जाना जाता है। और आखिर लेंटी वायरस क्यों कहा जाता है? लेंटी वायरस जो होते हैं ये बहुत धीमी गति से प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। अगर लेंटी वायरस किसी कोशिका को इन्फेक्ट किए तब ये अपना प्रभाव धीरे धीरे डालेंगे, इसलिए इन्हें लेंटी वायरस कहा जाता है। तो HIV को लेंटी वायरस समूह में इसीलिए रखा गया है क्योंकि HIV जो है बहुत लंबे समय में अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। HIV जो है एक रेट्रोवायरस भी है। आखिर रेट्रोवायरस क्या है? रेट्रोवायरस में ओनली RNA पाया जाता है। वायरस के अंदर DNA या RNA में से कोई अणु पाया जाता है, लेकिन जब वायरस में ओनली RNA मौजूद होता है तो उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। तो जो HIV वायरस है इसमें RNA के अणु मौजूद होते हैं, इसलिए यह एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। और रेट्रोवायरस के रूप में यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विधि का प्रयोग करते हुए अपनी प्रतियों का निर्माण करते रहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में RNA जो टेम्पलेट होते हैं ये RNA टेम्पलेट से पूरक DNA उत्पन्न करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये विभिन्न तरीके के एंजाइम्स होते हैं। तो HIV के दो प्रकार होते हैं, एक HIV-1 और HIV-2। इनमें से जो HIV-2 है सेकेंड है मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, तो जो पश्चिमी अफ्रीका है पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं।
हाँ, इसके कुछ रोगी महाराष्ट्र एवं गुजरात, यानी भारत में महाराष्ट्र एवं गुजरात में भी पाए जाते हैं। और HIV जो फर्स्ट है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। और भारत में HIV-1C के रोगी सर्वाधिक संख्या में मिलते हैं। भारत में HIV-1C के रोगी सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो आखिर HIV किस तरीके से बने होते हैं और देखते हैं। HIV एक गोलाकार संरचना होती है। अक्सर यह 100 नैनोमीटर व्यास का होता है और इस वायरस की जो सबसे बाहरी भाग है पर एक वसीय झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली में T आकृति के अणु धसे होते हैं। इसके ऊपर T आकृति के अणु होते हैं। और ये ऊपर जो झिल्ली होती है ये वसीय झिल्ली होती है। तो जो ये अणु T आकार के हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं तथा झिल्ली के बाहर जो भाग निकला है ये वाला, झिल्ली के बाहर निकला हुआ भाग GP120 GP120 कहलाता है। ये वाला भाग GP120 कहलाता है, ग्लाइकोप्रोटीन 120। वह अगर झिल्ली के जो भीतर भाग स्थित है ये भाग ग्लाइकोप्रोटीन GP41 कहलाता है। वसीय झिल्ली के भीतर प्रोटीन की 2 खोलें होती हैं। इनमें झिल्ली में जो वसीय झिल्ली है इसके भीतर प्रोटीन की 2 खोलें हैं। इसमें झिल्ली से संलग्न प्रोटीन की खोल एक P17 और जो अंदर इसके होती है वो P24 कहलाती है, P24। वायरस के 2 RNA की प्रतियां भी पाई जाती है। वायरस में जो HIV है इसमें वायरस की 2 प्रतियां मौजूद होती हैं जिनमें से प्रत्येक में 9 जीन संयुक्त होते हैं। और जो वायरस के रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट के लिए सहयोग करते हैं। ये HIV का फिगर, इसके ऊपर जो रेड कलर की दिख रही है ये वसीय झिल्ली है और इस झिल्ली में ये T आकार के ये अणु दिख रहे हैं। ये T आकार के अणु ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। जितना भाग ये जो रेड कलर की झिल्ली है जितना भाग इसके बाहर निकला है ऊपर का, जितना ऊपर का ये भाग निकला है ये ग्लाइकोप्रोटीन GP120 और जो इसके अंदर ये दिख रहा अंदर वाला भाग ये GP41 ग्लाइकोप्रोटीन 41 कहलाता है। इसके अंदर प्रोटीन की 2 खोलें मौजूद होती हैं। एक जो पीली कलर की दिख रही है और एक जो ब्लू कलर की दिख रही है। ये प्रोटीन की 2 खोलें होती हैं। जिनमें से जो बाहरी है येलो कलर की ये P17
और जो ब्लू कलर की झिल्ली है ये P24 प्रोटीन 24 और ऊपर की प्रोटीन 17 के नाम से जानी जाती है। और इसमें वायरस की आरएनए की 2 प्रतियां होती हैं, एक ये आरएनए की प्रति, एक इसके ऊपर ये वाली आरएनए की 2 प्रतियां मौजूद हैं। तो ये हुआ वायरस की संरचना। तब ये वायरस किस तरीके से बॉडी को प्रभावित करता है देखते हैं। कोई भी वायरस उपयुक्त प्रकार की जो जीवित सेल्स है, जीवित सेल्स में अपने संख्यात्मक मान को बढ़ा सकता है। संख्यात्मक मान को बढ़ाने का मतलब कोई एक वायरस है तो यह कई वायरस के रूप में अपनी प्रतियों को बना लेता है। तो संख्यात्मक मान बढ़ाने का मतलब यह है कि बहुत सारे वायरस का निर्माण कर लेना अपनी हूबहू प्रतियों के रूप में, जैसे वायरस है उसी तरीके से और भी वायरस का निर्माण कर लेना। तो कोई भी वायरस उपयुक्त प्रकार की जीवित सेल्स में अपने संख्यात्मक मान को बढ़ा सकता है, या फिर वायरस मेजबान की जो कोशिका है होस्ट जिसको वे इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो मेजबान कोशिका की जैविक क्षमता का प्रयोग करते हुए अपने संख्यात्मक मान को बढ़ाता है। वायरस किसी भी पोषक पदार्थ में अथवा जो मृत कोशिकाएं होती हैं में अपने संख्यात्मक मान को नहीं बढ़ा सकता। यदि वायरस कहीं ऐसे ही निर्जीव वस्तु में पड़ा है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ही यह सजीव कोशिका को अपना होस्ट के रूप में बनाएगा, जस्ट यह अपने संख्यात्मक मान को बढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन जो मृत कोशिकाएं होती हैं, निर्जीव कोशिका होती हैं, उसमें अपने संख्यात्मक मान को नहीं बढ़ा सकता, उसमें अपनी ये मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी करता है नहीं कर पाता है। लेकिन पोषक पदार्थ एवं जो मृत कोशिकाएं होती हैं में वायरस वैसे ही पड़ा रह सकता है और अनुकूल अवसर प्राप्त होने पर संक्रमित भी कर सकता है। वायरस इस प्रकार मृत व्यक्तियों के शारीरिक तरल में उपस्थित रह सकता है। जो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, यदि उसके अंदर जो तरल मौजूद होता है तो उस तरल में HIV वायरस रह सकता है, और जब भी उचित अवसर यह पाता है, असंक्रमित व्यक्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है, वैसे ही उस स्वस्थ व्यक्ति को यानी जो असंक्रमित है उसको संक्रमित कर बैठता है। तो किसी भी विधि से संक्रमित होने के पश्चात अब जैसे ही व्यक्ति संक्रमित हुआ, ए व्यक्ति है, जब ए व्यक्ति किसी भी तरीके से संक्रमित हुआ तो संक्रमित होने के पश्चात वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। इसके शरीर में प्रवेश कर लिया वायरस, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में शरीर में प्रवेश करता है तो जो हम चर्चा किए थे कि शरीर में लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं सेल्स पाई जाती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का काम है कि शरीर में यदि कोई एंटीजन यानी रोग कारक
शरीर में जैसे ही कोई रोग कारक प्रवेश करता है तो टी लिम्फोसाइट्स इसको पहचान लेती है कि भैया ये हमारे शरीर का कोशिका नहीं है, इसलिए यह तुरंत सूचना बी लिम्फोसाइट्स को पहुंचाई जाती है और बी लिम्फोसाइट्स इस एंटीजन के आधार पर, मान लो वायरस की आकार इस तरीके से है, तो बी लिम्फोसाइट्स इसके एंटीजन के आधार पर एंटीबॉडी बनाएगी और ये इस तरीके से एंटीबॉडी बनाएगी सांचे के आकार की कि इसको उसमें फंसा कर मार दे और इस वायरस को मार देगी। तो टी लिम्फोसाइट्स एंटीजन के आधार पर पहचानी और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण की और रोग कारक को मारकर खत्म कर दी। तो HIV वायरस शरीर के अंदर प्रवेश किया, शरीर के अंदर प्रवेश किया तो शरीर में जो CD+4 टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, वह CD8+ टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं, ये लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं पर आक्रमण करता है और इनमें अपने संख्यात्मक मान को बढ़ा देता है। इन कोशिकाओं पर आक्रमण करता है और क्या करता है कि वायरस जो HIV है इनमें अपने संख्यात्मक मान को बढ़ाता है और जैसे जैसे वायरस अधिक संख्या में होते जाएंगे तो जो वायरस का संख्यात्मक मान बढ़ रहा है कोशिका के अंदर, इस व्यक्ति में जो वायरस का संख्यात्मक मान बढ़ रहा, अधिक संख्या में वायरस बन रहे हैं, तो इसे वायरल लोड फैक्टर के नाम से जाना जाता है। वायरल लोड फैक्टर के नाम से जाना जाता है। वैसे टी लिम्फोसाइट्स की जो संख्या है कम होती चली जाती है। जैसे जैसे वायरस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? रोग वाहक को पहचानना और पहचान कर सूचना देना बी लिम्फोसाइट्स को कि भैया इस तरीके की एंटीबॉडी बनाओ। तो जैसे जैसे वायरस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टी लिम्फोसाइट की संख्या कम होती जाती जाएगी। इसके कारण हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता चला जाएगा, यानी वीक होता चला जाएगा। कोई रोग वाहक प्रवेश किया तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स है पहचान ही नहीं पाएंगी, कमज़ोर, और विभिन्न तरीके के इन्फेक्शन शरीर को संक्रमित करते चले जाएंगे। तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण ही नहीं करेगी, तो कमज़ोर होता चला जाता है। लेकिन कभी कभी जेनेटिक दोष के कारण, जेनेटिक क्या है? अनुवांशिक। तो कभी कभी क्या होता है कि जेनेटिक्स दोष के कारण जो वायरस है, इस वायरस की हूबहू कापियाँ नहीं बन पाती हैं। जैसे वायरस है वैसे ही कोशिका में इसी तरीके की कापियाँ नहीं बन पाती, कई डिफरेंट तरीके की इससे बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में वायरस की बाहरी सतह पर, जो ये वायरस की बाहरी सतह है, इस बाहरी सतह पर एंटीजन के स्वरूप में बदलाव आ जाता है और जो एंटीबॉडी होती है प्रभावी स्थिति में यहाँ नहीं पहुँच पाती। यही कारण है कि प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा जो प्रणाली है हमारी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे विभिन्न तरीके की बीमारियां आक्रमण कर देती हैं।
तो इस तरीके से HIV वायरस शरीर पर प्रवेश करता है। तो जो HIV वायरस है ये वायरस है, और जो एड्स है, HIV वायरस यानी HIV में ह्यूमन इम्यून वायरस, ह्यूमन इम्यून वायरस इसका फुल फॉर्म है। तो HIV वायरस विभिन्न तरीकों से फैल सकता है। वे तरीके कौन है और देखते हैं। वायरस शरीर में पाए जाने वाले तरल पदार्थ, जो तरल पदार्थ फ्लाइट में उपस्थित होता है, तथा संक्रमित व्यक्ति की जो व्यक्ति होते हैं के शारीरिक तरल का स्थानांतरण यदि असंक्रमित व्यक्तियों में हो जाए तो ये संक्रमित हो सकते हैं। कोई ए व्यक्ति संक्रमित है और कोई बी व्यक्ति ये स्वस्थ है, ये पॉजिटिव है, संक्रमित है एड्स से, तो इस व्यक्ति के शरीर में तरल पाया जाता है। तरल जैसे ब्लड हुआ, लार, आंसू, पसीना इत्यादि। तो यदि ये तरल बी स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। आंसू, लार, पसीना आदि जो शारीरिक तरल हैं, आंसू है, लार है, पसीना है, ये जो शारीरिक तरल हैं ये वायरल लोड फैक्टर है। वायरल लोड फैक्टर क्या है? जब वायरस अपने संख्यात्मक मान को बढ़ाता है तो यही तो वायरल लोड फैक्टर है। तो आंसू, लार, पसीना आदि शारीरिक तरल में वायरल लोड फैक्टर के कम होने के कारण इनके माध्यम से नहीं फैलता। यही कारण है कि सामान्य सामाजिक व्यवहार, जैसे कोई एड्स रोगी से हाथ मिलाना, उसका चुंबन या आलिंगन करना, या एक थाली में भोजन करना, जूठे गिलास में पानी पीना, कपड़े एवं बिस्तर की अदला बदली करना, जो सार्वजनिक शौचालय वगैरह होते हैं का प्रयोग करना आदि ऐसे सामान्य व्यवहार हैं जिसके कारण इस वायरस का संक्रमण नहीं फैलता है। क्या होता है कि यदि पता लग गया कि इस व्यक्ति को एड्स है तो उससे लोग दूर रहते हैं, उसको अपना सामान यूज करने के लिए नहीं देते हैं। तो ये सब गलत क्रियाएं हैं। इन सबसे सामान यूज करने आदि वगैरह, आंसू, लार, पसीना, इन सबसे एड्स नहीं फैलता है। क्यों? क्योंकि इसका वायरल लोड फैक्टर बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है मच्छर, जोंक, जुआं आदि वस्तुओं के द्वारा काटे जाने पर भी संक्रमण नहीं फैलता है। जो मच्छर है, मॉस्किटोस, जोंक और जो लाइस वगैरह होते हैं, यदि ये जंतु काटे जिसके वायरस हैं, उसके बाद यही जंतु जा करके एक समान स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो इनके द्वारा संक्रमण नहीं फैलता है, क्योंकि ये HIV के वेक्टर नहीं होते हैं। लेकिन यहीं पर हमारा भारत में एक एक्ट है, HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017।
HIV एड्स नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 2017। इस एक्ट के अनुसार शरीर से जितने भी निकलने वाले विभिन्न तरल हैं, जैसे आंसू, लार, पसीना, यूरिन, फेसेस, मल, सेप्टम यानी जिसे बलगम कहते हैं, नजल नाक से जो तरल पदार्थ होता है, नाक क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है, एवं वोमिट्स, कोई जब उल्टी कर देता है, तो ये सब इनसे संक्रमण नहीं होता है। परंतु यदि इसमें रक्त उपस्थित हो जाए तो ऐसी स्थिति में सभी तरल पदार्थ संक्रमित हो जाते हैं। HIV जो है, जो HIV वायरस है, ये ब्लड में रहता है, तो कोशिका में, जीवित कोशिका में रहता है, तो जो अंदर का जो ब्लड है, तरल ब्लड में रहता है। यदि यूरिन्स, फेसेस, सेप्टम, नजल वगैरह में यदि ब्लड मौजूद है तब इनसे संक्रमण के चांस बन सकते हैं। नेक्स्ट, HIV संक्रमित व्यक्ति यदि किसी असंक्रमित जो स्वस्थ है व्यक्ति को दांत से काट ले तो ऐसी स्थिति में यदि उसके दांत का संपर्क स्वस्थ व्यक्ति के रक्त से अथवा उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, मुंह के ऊपर जो तालू में या फिर गलफड़े में अंदर एकदम पतली पतली लेयर होती है, वही म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो यह दांत से कोई एड्स से संक्रमित व्यक्ति कोई स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो असंक्रमित व्यक्ति के रक्त से अथवा उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन से संपर्क न हुआ हो तो संक्रमण नहीं होता है। यदि म्यूकस मेम्ब्रेन या ब्लड से संपर्क हो जाए तो संक्रमण हो सकता है। नेक्स्ट है, संक्रमित व्यक्ति के रक्त अथवा रक्त से बने हुए कोई भी उत्पाद, जैसे ब्लड वगैरह चढ़ा दिया जाता है। कोई एड्स से संक्रमित व्यक्ति है, उसका ब्लड कोई एक स्वस्थ व्यक्ति को डोनेट कर दिया गया, तो यदि उसको डोनेट कर दिया गया तो उससे फैल सकता है। या जो ब्लड से विभिन्न तरीके से शारीरिक पदार्थ बने होते हैं, जैसे सीमेन हुआ, वजाइनल फ्लूइड हुआ, व टिश्यू फ्लूइड हुआ, ऊतक द्रव्य या फिर माँ का दूध, ये सब जो पदार्थ हैं ये ब्लड से बने होते हैं। तो ऐसे में इनसे फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति का जो ब्लड है वो ब्लड अथवा रक्त से बने हुए उत्पाद का यदि सीधा संपर्क जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी स्किन से यानी शारीरिक त्वचा से अगर संपर्क हो तब HIV का संक्रमण नहीं होता। लेकिन यदि उसका सेवन वगैरह उसका संपर्क ब्लड से हो जाए तब यही घातक हो सकते हैं और HIV संक्रमण हो सकता है। अनेक ऐसी क्रियाएं और भी हैं जिनके माध्यम से वायरस संक्रमित व्यक्तियों से असंक्रमित व्यक्तियों में फैल सकता है, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट करने से, या फिर समलैंगिक अथवा विषमलैंगिक रिलेशनशिप स्थापित करने से। हाँ, पुरुषों से स्त्रियों में संक्रमण की जो संभावना होती है वो अधिक रहती है। मेल से फीमेल में
HIV की जो संक्रमण की दर है वो अधिक रहती है। इस प्रकार संबंधों में संक्रमण की संभावना कुल 0.1% होती है। यानी पुरुषों से स्त्रियों में संक्रमण की संभावना अधिक है, लेकिन स्त्रियों से फीमेल से मेल में ये 0.1% होती है। इसके अतिरिक्त दूषित रक्तदान, जैसे किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़ी और वो ब्लड लेने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर एक व्यक्ति के शरीर से ब्लड निकाला, लेकिन ये जो उपकरण का प्रयोग किया ब्लड निकालने वाले से, ये इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, और फिर यही उपकरण से इसको चढ़ा दिया। तो ऐसे में इससे भी HIV के होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। या फिर शल्य क्रिया, ऑपरेशन वगैरह जो किए जाते हैं, उनके उपकरण के संक्रमण की संभावना अधिक होती है। या फिर जो अंग प्रत्यारोपण किया जाता है, उससे भी संभावना हो सकती है। नेक्स्ट है टैटू, अथवा जो टैटू वगैरह हाथ पे जो बना लेते हैं, या टैटू अथवा जो गोदना के उपकरणों, जो गोदना गोदा लिया जाता, नाम वगैरह लिखवा लेते हैं, कान या फिर नाक छेदने वाले जो तार का प्रयोग किया जाता है, नाई के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जो उपकरण होते हैं, से भी संक्रमण की संभावना बनी रहती है। यानी ऐसे उपकरण जिनका प्रयोग हम ब्लड, जैसे शारीरिक ब्लड से अगर हो गया, नाक छेदा गया, तो नाक क्या हुआ कि किसी एक व्यक्ति के छेदा, तो उस व्यक्ति के HIV है, उस व्यक्ति से वही तार दूसरे व्यक्ति को, तो इस तरीके से जो दूसरा व्यक्ति है वो संक्रमित हो जा सकता है। संक्रमित व्यक्ति के शरीर से जो निकलने वाले संक्रामक तरल पदार्थ यदि संक्रमित की क्षतिग्रस्त त्वचा अथवा म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में असंक्रमित व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। नेक्स्ट है संक्रमित माँ है। संक्रमित माँ से शिशु में वायरस का संक्रमण निम्न 3 विधियों में से किसी भी विधि से हो सकता है। नंबर 1, गर्भावस्था के दौरान। नंबर 2, प्राकृतिक रूप से जन्म देने की क्रिया के दौरान, इन प्लेसेंटा के टूटने पर। नंबर 3, बच्चे के जन्म के पश्चात संक्रमित माँ के द्वारा बच्चे को अपना दूध पिलाने पर। देखते हैं, गर्भ अवस्था के दौरान जब माँ बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसी स्थिति में ये जो प्लेसेंटा होता है ये माँ के गर्भाशय से लगा होता है। तो जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है, उस दौरान जो दाई या चिकित्सक होता है, इस प्लेसेंटा को कैंची से काटता है। तो ऐसे में यदि प्लेसेंटा के काटने पर माँ को वायरस है, HIV वायरस से संक्रमित है, ऐसे में जब माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड मिल जाता है, तो ऐसे में बच्चे को संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी HIV वायरस से संक्रमित होता है। या फिर बच्चे के जन्म के पश्चात जब माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ HIV वायरस से संक्रमित है, ऐसे में हम ऊपर चर्चा किए कि यदि जो ब्लड से बने उत्पाद हैं, जैसे दूध हुआ, सीमेन हुआ, वजाइनल फ्लूइड हुआ, ये सब जो उत्पाद हैं, इनके द्वारा
संक्रमण होता है। तो माँ संक्रमित है, ऐसे में बच्चे को दूध पिलाया गया तो बच्चा भी संक्रमित हो जाता है। तो ये हुई वायरस के संक्रमण की विधियां। कुछ टर्म हैं वो जान ले। एक है HIV निगेटिव, HIV निगेटिव व HIV पॉजिटिव। ये क्या होते हैं? HIV निगेटिव जब समान स्वस्थ व्यक्ति से HIV, जो समान स्वस्थ व्यक्ति है, HIV से संक्रमित ना हो तो वो HIV निगेटिव कहलाता है। यह व्यक्ति HIV से संक्रमित नहीं है, क्या कहा जाएगा? HIV निगेटिव। किसी भी प्रकार से HIV से संक्रमित व्यक्ति HIV पॉजिटिव कहलाता है। लेकिन हाँ, केवल रक्त परीक्षण से ही किसी व्यक्ति को HIV पॉजिटिव होने का पता लग सकता है। तो ये हुआ HIV पॉजिटिव। एक है विंडो पीरियड, विंडो पीरियड। ये क्या? HIV के संदर्भ में इससे आशय उस अवधि से है जिस अवधि में संक्रमित होने के पश्चात किसी भी रक्त परीक्षण के माध्यम से उसके संक्रमण होने के संदर्भ में जानकारी प्राप्त नहीं होगी। यानी विंडो पीरियड एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है। ऐसी स्थिति में यदि रक्त परीक्षण भी कर लिया जाए तो रक्त परीक्षण के यानी कोई व्यक्ति यदि HIV से संक्रमित है तो HIV संक्रमित होने के पश्चात भी यदि उसका ब्लड सैंपल लेकर उसका एग्जामिनेशन किया जाए, परीक्षण किया जाए, तो उस एग्जामिनेशन से भी उसके संक्रमित होने के संदर्भ में जानकारी प्राप्त नहीं होगी। यही क्या है? यही विंडो पीरियड है। विंडो पीरियड क्या है कि कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित हो गया है तो फिर उसे ब्लड सैंपल लेकर उसका परीक्षण कराया जाए, तब भी उसके संक्रमित होने का पता नहीं चल पाता है। यही विंडो पीरियड है। और यह विंडो पीरियड जो होती है 6 हफ्ते से लेकर के 6 महीने के मध्य होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HIV के संदर्भ में शरीर में जो एंटीबॉडी है, जो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण करती है, तो एंटीबॉडी का निर्माण बहुत धीमी दर से होता है। जो HIV वायरस है, HIV वायरस के प्रति हमारा शरीर एंटीबॉडी बहुत धीमी गति से बनाता है। इसलिए उस अवधि में हम ब्लड में क्या करते हैं? ब्लड से इसमें एंटीबॉडी मौजूद हो जाती है, WBCs पाई जाती हैं, WBCs एंटीबॉडी को बनाती है। तो ब्लड में एंटीबॉडी मौजूद हो जाती है। चिकित्सक इस ब्लड से यह पता करते हैं कि इसमें जो एंटीबॉडी बनी है वह किस वायरस टाइप की है, HIV के टाइप की है। तो परीक्षण के माध्यम से पता लगा लिया जाता कि ये HIV से संक्रमित है, HIV निगेटिव है। तो बहुत धीमी गति से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इसलिए यह विंडो पीरियड 6 से 6 महीने के मध्य होती है। HIV के संदर्भ में व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी का जो सीरो कन्वर्जन है नहीं हो पाता है, या ऐसा कह लें इस अवधि में जो एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी का रक्त परीक्षण से ज्ञान संभव ही नहीं हो पाता है। तो विंडो पीरियड जो है ये बहुत ही खतरनाक अवधि होती है। इसमें व्यक्ति संक्रमित हो जाता है
फिर भी उसके संक्रमित होने का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस अवधि में व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले रक्तदान, कोई व्यक्ति यदि संक्रमित हो गया है और विंडो पीरियड के टाइम में है, इस स्थिति में वह किसी को ब्लड भी दे सकता है। और जो सामान्य अन्य असुरक्षित सामाजिक व्यवहार करता है, सोशल बिहेवियर जो अपनाता है, तो विभिन्न व्यक्तियों को वो इनसे संक्रमित कर सकता है। संक्रमण हो गया फिर भी संक्रमण पहचान नहीं पाता। तो ये हुआ विंडो पीरियड। नेक्स्ट है एड्स, यानी यदि कह दें कि प्रत्येक HIV पॉजिटिव व्यक्ति एड्स का रोगी नहीं होता। कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो हर व्यक्ति एड्स का रोगी HIV पॉजिटिव नहीं होता है। इसके विपरीत प्रत्येक एड्स का रोगी क्या कहे कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति प्रत्येक एड्स का रोगी नहीं, और प्रत्येक एड्स का रोगी HIV पॉजिटिव होता है। तो HIV पॉजिटिव व्यक्ति को एड्स का रोगी घोषित करने का आशय है उसकी चिकित्सा प्रारंभ करने से। यदि कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति को एड्स का रोगी घोषित कर दिया गया है तो उसकी चिकित्सा तुरंत शुरू कर दी जाती है। और जब किसी HIV पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव के व्यक्ति को एड्स का रोगी घोषित किया जाता है तो WHO और जो नाको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जब तक कि दिशा निर्देश को अपना नहीं लिया जाता, यानी HIV पॉजिटिव व्यक्ति को एड्स का रोगी घोषित करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल हेल्थ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में एड्स का रोगी घोषित करने के लिए क्या शर्तें आवश्यक होनी चाहिए, देखते हैं। नंबर 1, रक्त परीक्षण से व्यक्ति को HIV पॉजिटिव होना। नंबर 2, HIV पॉजिटिव होने के उपरांत यदि किसी व्यक्ति निम्न 2 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरी करता हो तो ऐसी स्थिति में एड्स को रोगी घोषित कर दिया जाता है। नंबर 1, HIV पॉजिटिव व्यक्ति के शरीर में क्लिनिकल स्टेज 4 के लक्षणों में से कोई या फिर कुछ या फिर सभी लक्षण प्रदर्शित हों तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को एड्स का रोगी घोषित कर दिया जाता है। तो ये क्लिनिकल स्टेज 4 क्या लक्षण है? क्लिनिकल 4 स्टेज के अंतर्गत 3 प्रकार के संक्रमण के अतिरिक्त कुछ और भी संक्रमण अवसरवादी संक्रमण होते हैं, जैसे एसोफेगल कैंडिडियासिस, CNS टोक्योप्लाज्मोसिस, एक्स्ट्रापल्मोनरी और HIV इंसेफ्लोपैथी। यानी जो HIV से प्रभावित होने के कारण ये क्लिनिकल जो 4 स्टेज है के लक्षण हैं। तो यदि ये सभी या इनमें से कोई एक या कुछ होते हैं तो उसे एड्स का रोगी घोषित कर दिया जाता है। दूसरा है HIV पॉजिटिव व्यक्ति यदि लक्षणविहीन अवस्था में है तो ऐसी स्थिति में रक्त में CD+4 T लिम्फोसाइट, यदि HIV पॉजिटिव व्यक्ति CD4+ T लिम्फोसाइट्स
की संख्या के आधार पर व्यक्ति को एड्स का रोगी घोषित कर दिया जाए। किसी समान व्यक्ति में CD4+T लिम्फोसाइट्स की संख्या 1000 से 500 प्रति मिलीमीटर क्यूब होनी चाहिए, तो मध्य होती है। तो HIV के संक्रमण के पश्चात इनकी संख्या गिरती हुई चली जाती है, कम होती हुई चली जाती है, जिसके आधार पर एड्स की रोगी की पहचान कर ली जाती है। इसके समय समय पर दिशा निर्देश WHO द्वारा दिए जाते हैं। तो अब इसके लक्षण देख लेते हैं कि क्या लक्षण है, सिम्टम्स क्या होते हैं। कोई व्यक्ति एड्स से संक्रमित हो गया, HIV से संक्रमित हो गया, अब उसके अंतर्गत क्या क्या उसके सिम्टम्स उत्पन्न होंगे, क्या क्या लक्षण होंगे कि वो HIV से संक्रमित। HIV के संक्रमित होने के जैसे वो व्यक्ति संक्रमित हुआ, उसके तुरंत बाद संक्रमित व्यक्ति में खसरा, खांसी, गले में दर्द और जो लसिका ग्रंथियाँ हैं, जो लसिका ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, बुखार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और 7 से 10 दिन के भीतर ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति इस सिम्प्टोमेटिक यानी लक्षण विहीन अवस्था में पहुंच जाता है, जिसमें व्यक्ति 10 से 12 वर्ष तक रहता है, 10 से 12 वर्ष तक। और इस दौरान HIV वायरस शरीर में होने वाले जो दूसरे संक्रमण है, यानी ये संक्रमण तो हो रहे हैं HIV से, लेकिन अब इस दौरान शरीर पर जो दूसरे संक्रमण हो रहे हैं, तो अन्य संक्रमण का लाभ लेते हुए अपने संख्यात्मक मान को बढ़ाता रहता है। इसे वायरल लोड फैक्टर का बढ़ना कहते हैं। और जैसे जैसे रक्त में जो ब्लड है, वायरस का संख्यात्मक मान बढ़ जाता है, वैसे वैसे जो CD+4 T लिम्फोसाइट्स हैं, इनकी संख्या कम होती चली जाती है। ऐसी स्थिति में शरीर में लक्षण पुनः उत्पन्न होते हैं और इन्हें एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज कहा जाता है। इन लक्षणों में जैसे जो लसिका ग्रंथि हैं, उनमें सूजन आ जाती है। प्लेटलेट्स की आगे हम चर्चा करेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने की जिम्मेदार होती है। तो प्लेटलेट्स की संख्या में भी कमी होने लगती है, जिसके कारण बुखार आ जाता है और ब्लड का स्राव होने लगता है। रात में पसीना निकलता है, बुखार आ जाता है और व्यक्ति के वेट में कमी होती चली जाती है, भार में कमी होती चली जाती है। बिना किसी कारण 1 महीने या फिर इससे ज़्यादा दिनों तक बुखार आता है, खांसी आ सकती है, डायरिया का बना रहना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो HIV के संक्रमण के कारण हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, कमज़ोर होता चला जाता है और ऐसे अनेक संक्रमण शरीर पर हमला कर देते हैं, जिन्हें सेकेंडरी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहा जाता है। यानी सेकेंडरी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है? अवसरवादी संक्रमण। यानी ये व्यक्ति इधर से तो इससे जूझ रहा, लड़ाई कर रहा है और इधर ये कमज़ोर होता जा रहा है। ऐसे में इधर का जो व्यक्ति है, ये देखा अवसर कि ये बिजी है तो ये इधर से वार कर दिया, तो ये जो दूसरे संक्रमण हैं ये भी इस पर हावी हो जाते हैं और यह विभिन्न तरीके की बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। तो उनमें एक है प्लूरोसाइटिक निमोनिया। यह एक अत्यंत साधारण प्रकार का निमोनिया है जो केवल कमज़ोर प्रतिरक्षा जो प्रणाली वाले व्यक्ति हैं उन पर ही हमला करता है। पूरी दुनिया में HIV संक्रमित जो व्यक्ति हैं कि मृत्यु का सबसे बड़ा कारण यही संक्रमण है। यानी पूरी दुनिया में HIV संक्रमण से जूझ रहे हैं तो उस पर जो सेकेंडरी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुए हैं उनमें प्लूरोसाइटिक निमोनिया के द्वारा
पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यक्ति की मृत्यु हुई है इससे। भारत में HIV संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण टीबी है। अगर भारत की बात करें तो जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति हैं तो उनकी मृत्यु सेकेंडरी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन टीबी के द्वारा हुआ है, जिससे मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस है, या फीमेल्स जो होती हैं स्त्रियों का सर्वाइकल कैंसर उत्पन्न करता है। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, फीमेल में गर्भाशय या ग्रीवा का कैंसर उत्पन्न कर देता है। कैंसर क्या होता है? जब कोशिकाएं अनियमित तरीके से डिवीजन करती हैं, बार बार डिवीजन होता रहता है, तो अनकंट्रोल डिवीजन जब होने लगता है तो वे अर्बुद का निर्माण कर लेती है, जिसे कैंसर कहते हैं। तो फीमेल्स में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कोई एड्स से पीड़ित है महिला, तो उसमें गर्भाशय का कैंसर उत्पन्न हो सकता है, और वायरस सामान्य स्त्रियों को भी प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में HIV संक्रमित स्त्रियों को भी तीव्रता से संक्रमित करता है। नेक्स्ट है कैपोसी सैरोकोमा। यह एक प्रकार का स्किन कैंसर है। कैपोसाई सरकोमा क्या है? एक प्रकार का स्किन कैंसर है, त्वचा कैंसर है, और इस वायरस के कारण, और यह किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, और यह केवल HIV संक्रमित व्यक्तियों को ही प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति को HIV है वो उसके ऊपर कैप्सोई सरकोमा जो वायरस है ये हमला करेगा। ऐसी स्थिति में त्वचा कैंसर उत्पन्न कर देता है। तो नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट, यानी कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित हो गया है तो उस संक्रमण की परीक्षण कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या विधियां हैं। तो आज की लेक्चर यहीं तक। अब एलिसा और वेस्टर ब्लॉटिंग यानी जो इसकी विधियां हैं उनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट डे। Thank you watching for this video.